Hello students, this is तुषार पटेल, your physics teacher and welcome to this video. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जैसे कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, फिर हमारा ड्रिफ्ट स्पीड और ओहम्स लॉ। तो ये जो है वो सेकेंड वीडियो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जिसमें हम सीबीएसई क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पूरा डेप्थ में कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो आप 10th में, लेकिन 12th में भी ये चैप्टर आएगा, तो वापस आपको सीखने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए अभी ही आप लोगों को इतना डेप्थ में सिखा रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है इसके बारे में, आई होप कि आपने देखा है। नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जाके वो देखो, वीडियो दिख रहा है आपको, उसमें से क्लिक करो और वहां पे जाके वीडियो देखो। बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें चार्जेस, करंट और पोटेंशियल के और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा है। एक बार छोटा सा रिकैप देखिए फिर शुरू करते हैं। आपको भी हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी कोई आप दूसरा सेशन देखो मेरा, उसके पहले थोड़ा सा रिकैप करके देखिए, ताकि आप लोगों को आज का जो अभी मैं सिखाऊं, अभी इस वीडियो में जो सिखाऊं, वो एकदम डेप्थ में समझ जाए। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था चार्जेस के बारे में। चार्जेस जो होती है प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की। हमारे पास दुनिया ने काफी सारे पार्टिकल दिए हैं, कुछ चार्ज दिए, कुछ अनचार्ज दिए। उस चार्ज पार्टिकल में हमें दो टाइप के चार्जेस दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रोटॉन इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक प्रोटॉन के पास उतना ही होता है, सेम होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने चार्जेस के बारे में समझा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। वेरी नाइस। अभी हम बात करते हैं करंट के बारे में। तो ये चार्ज जब फ्लो करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं कि करंट आया है कि नहीं। अभी ये कितने समय में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट। करंट का फॉर्मूला हो जाता है इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट का यूनिट इज एम्पियर, व्हिच इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इज 1 एम्पियर। आई होप आप लोगों को याद रहेगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। और उसके अलावा हमेशा करंट पॉजिटिव चार्ज के अलग फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन के भी अपोजिट में फ्लो करेगा। करंट हैज डायरेक्शन, करंट हैज मैग्नीट्यूड, बट इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी नाइस। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाओ फील्ड के अंदर, तो वहां पे उसके ऊपर जितना वर्क डन किया होगा, तो वर्क डन टू मूव दैट पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन अ फील्ड is called as potential. Very nice. इसी तरह से potential difference, अभी फील्ड में आ चुके हो, ऑलरेडी there is some potential, अभी उस पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे जाओ। सो विद इन अ फील्ड अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, तो उसमें जो भी आपने वर्क डन किया उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहेगा। अभी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि आपको अभी ज्यादा यूज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th स्टैंडर्ड में यूज होगा। अभी आपको जो यूज होने वाला ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पे ईएमएफ है, और एक टर्म है जिसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं नाउ। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अभी डिफरेंस दो टाइप के होता है, एक हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, एक लोअर वैल्यू माइनस हायर वैल्यू। समझ में आया? मतलब डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक डिफरेंस हो सकता है जो डिक्रीजिंग चीज बता रहा है, एक डिफरेंस हो सकता है जो इंक्रीजिंग चीज बता रहा है। एक डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, एक डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है पोटेंशियल ड्रॉप और एक होता है पोटेंशियल गेन। याद रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ज्यादा एनर्जी थी, कम हो गई। पोटेंशियल गेन मतलब कम एनर्जी थी, ज्यादा हो गई। यस, तो यही तो दो चीज है। इट इज एज सिंपल एज दैट। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कि आप समझ लो कोई रेजिस्टेंस है, आपको अभी थोड़ा बहुत आइडिया होगा रेजिस्टर का। एनी विच वेज अगर नहीं भी होगा ना, तो आपको आगे समझाऊंगा मैं। बस अभी याद रखिए कि ये एक अपोजिशन ऑफर करता है, चार्ज को फ्लो करने नहीं देता इजीली। तो इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाएगा इसके अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा एनर्जी से अंदर गया होगा, फिर यहां पे निकलेगा तो उसकी एनर्जी कम हो चुकी होगी। वैसे मैं एनर्जी एनर्जी बार बार क्यों कर रहा हूं, आपको पता है क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज। इट इज नथिंग बट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज। यस, तो ये वर्क डन के रिलेटेड है। वर्क डन इज लाइक एनर्जी, है ना। तो आप वर्क डन को और पोटेंशियल को समझना है ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप, ईएमएफ, इन सबको समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका अपनाओ, इसको एनर्जी की तरह ट्रीट करो। ये एनर्जी है नहीं, ये एनर्जी अपॉन चार्ज है।
बट ट्रीट इट लाइक एनर्जी, आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा, तो लेट्स से कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है R। तो जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन इस रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा तो अंदर जा रहा होगा तब उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, बाहर आएगा तब उसके पास एनर्जी कम हो चुकी होगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो एनर्जी ड्रॉप कर देगा, एनर्जी ड्रॉप कर देगा मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। यस, उसी को हम पीडी भी बोलते हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी पीडी बोलते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप को भी पीडी बोलते हैं। सो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल गेन था ना उसे पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के हमने उसको एक अच्छा सा नाम दे दिया। अच्छा सा नाम क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कुछ इतना क्रिटिकल नहीं है, ये वही पोटेंशियल गेन है। कैसे? अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर जाएगा ना, तो इस सेल से जब यहां पे बाहर निकलेगा तो वो एनर्जाइज होके निकलेगा। यस, इसका मतलब कि ये देखो, पॉजिटिव जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, फिर ये नेगेटिव जब उसको बाहर फेंकेगा तो उसको रिपेल करके फेंकेगा, है कि नहीं? तो इस रिपल्शन की वजह से उसके पास आ जाएगी कुछ एनर्जी, और वही तो मैं कह रहा हूं, कम एनर्जी से गया, ज्यादा एनर्जी से निकला। यहाँ पे रेजिस्टेंस में क्या हुआ बेटा? ये हुआ कि ज्यादा एनर्जी से गया, कम एनर्जी से बाहर निकला। यहाँ पे कम एनर्जी से गया, ज्यादा एनर्जी से बाहर निकला। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल गेन हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप ही है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रहा है, और पोटेंशियल गेन हमें सेल दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? अभी ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन कैसे बनता है, थोड़ा सा आपको याद रहेगा इससे। Potential drop is the potential difference across a resistor, and EMF or electromotive force is the potential difference across a cell. सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं EMF, और यस, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। याद रहेगा, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि अभी आपको ऐसा कंफ्यूजिंग लगा, अरे ऐसा इतना इतना क्यों बनाया, तो आगे जाके आपके दिमाग में ना फिट हो चुका होता है, फिर आपको कंफ्यूजन भी नहीं होता। अभी थोड़ा बहुत नया नया ना, इसलिए ऐसा लगता है हमें। तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर ये फोर्स है सर? अरे भाई ये फोर्स नहीं है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट अ फोर्स। ये सब दोगलापन है, मुझे पता है, लेकिन बस ये ऐसा ही है। अभी ये कुछ ऐसा हो गया कि समझ लो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, तो मैं आपको एक्चुअली मैं फोर्स थोड़ी दे रहा हूं कि भाई तू आगे जाके भाग, है ना? मैं आपको फोर्स देके नहीं भगा रहा हूं, लेकिन आपको मोटिवेट करके भगा रहा हूं। तो ये वैसा ही हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को ना मोटिवेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर चला गया उसको मोटिवेट करके बाहर फेंकेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स, जो एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है, बट इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया कि नहीं? सो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EMF। फॉर गॉड सेक इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मत बुलाइएगा, ठीक है? प्लीज याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड इट इज अ फोर्स, बट इलेक्ट्रोमोटिव इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ मोटिवेशनल फोर्स। ऐसा याद रख लो, आपके लिए इजी रहेगा। चलिए, अभी इस सेल के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हमने EMF का, उसे हम E से लिखेंगे। लेकिन कभी आपको ये समझाया क्यों नहीं गया? मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि हम जो भी सेल्स यूज करते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइडियल सेल और एक होता है प्रैक्टिकल सेल। आइडियल सेल अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, जिसे आप पढ़ रहे थे अभी तक, उसे ही हम कहते हैं आइडियल सेल। लेकिन अभी आप जो पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल सेल। समझ में आया? तो दुनिया में आइडियल सेल करके कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, आप लोगों को आइडियल सेल पढ़ाया जाता है। आइडियल सेल जैसा आपने अभी तक पढ़ा वैसा मैं आपको समझाता हूं। प्रैक्टिकल सेल क्या होता है मुझे बताइए। सेल भी तो किसी मटेरियल से ही बना है कि नहीं? सेल भी तो किसी मटेरियल से बना है। हर मटेरियल इस दुनिया में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, अपोजिशन ऑफर करता है। तो इसका मतलब कि सेल जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल कुछ अपोजिशन ऑफर करेगा, तो सेल खुद ही अपोजिशन ऑफर कर रहा है। वाह, क्या कमाल कर दिया, है ना? सेल खुद एनर्जी दे भी रहा है और सेल के अंदर ही कुछ ऐसी चीज है जो एनर्जी खा भी रही है। समझ में आया कि नहीं?
सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि हमारा जो प्रैक्टिकल सेल होता है ना, वो एक ऐसा सेल है जिसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस भरा हुआ है, बट उस रेजिस्टेंस को सेल के अंदर ना बता के सिंबल में उसके बाजू में बताया जाता है, बट ये एक्चुअली सेल के अंदर का रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए इस रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर नहीं लिख के इसको स्मॉल आर लिखते हैं। यूजुअली हम सारे रेजिस्टेंसेस को कैपिटल आर लिखते हैं, लेकिन यही एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसे हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यस, आपने नाम सुना हुआ होगा, है कि नहीं? तो अभी ये प्रैक्टिकल सेल और आइडियल सेल आपको समझ गया। सेल with no internal resistance is called as an ideal cell. Cell with some internal resistance is called as practical cell. तो इसमें क्या होता है आइडियल सेल में कि अगर मैंने बोला कि ये जो सेल है वो 1.5 वोल्ट का है, तो कोई आपको पूछेगा कि सेल के अक्रॉस रेजिस्टर लगाया, तो सेल ने कितना दिया 1.5 वोल्ट, इस रेजिस्टर को कितना मिला 1.5 वोल्ट। हाँ, जितना सेल ने दिया सारा का सारा मिल गया, क्योंकि सेल खुद कंज्यूम ही नहीं कर रहा ना कुछ, उसके पास खुद का तो रेजिस्टेंस है नहीं, बिकॉज इट इज एन आइडियल सेल। समझ में आया? तो इस आइडियल सेल के अंदर आप उसको ईएमएफ बोल दो, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, या वी बोल दो, वोल्टेज बोल दो, सब सेम रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सब सिंपल भी रहता है। तो इसलिए हम आइडियल सेल के लिए यहां पे V लिखे या E लिखे, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। याद रखिएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, V लिखो या E लिखो। क्यों? जितना आप यहां पे 1.5 वोल्ट सेल दे रहा है वो पूरा का पूरा रेजिस्टर ले लेता है, इसका मतलब कि दोनों इक्वल है। ठीक है। अभी प्रैक्टिकल सेल क्या होता है? प्रैक्टिकल सेल वो होता है कि, अभी ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेल है ना, वो जो भी ईएमएफ देगा उसमें से खुद भी थोड़ा बहुत खा जाएगा, है ना? तो जो थोड़ा बहुत खा जाता है ना, उसे हम बोलते हैं V। तो अभी ये V क्या होता है? अभी आपको ओहम्स लॉ जब पढ़ाऊंगा ना, तो आपको समझेगा कि ये जो V होता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो V इक्वल्स टू IR, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो अभी इस सेल ने खुद जो ईएमएफ दिया उसमें से उसका खुद का रेजिस्टेंस भी कुछ खा गया, तो वो कितना खा गया होगा? करंट इनटू स्मॉल r, व्हिच इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आई होप कि आप लोग समझ में आया है कि नहीं? तो अभी एग्जांपल कैसे लेते हैं? समझ लो ये देने वाला था 5 वोल्ट, उसका खुद का रेजिस्टेंस 1 खा गया, तो उसके दो सेल के दो टर्मिनल पे जब चेक करोगे ना, एक बात बताइए, रेजिस्टेंस सेल के अंदर है कि बाहर है? अंदर ही है। तो सेल के दो टर्मिनल पे जब हम चेक करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा कि भाई ये तो सिर्फ 4 ही दे रहा है, लेकिन सेल के ऊपर लिखा होगा 5 वोल्ट का सेल है, लेकिन सेल दे कितना रहा है? 4 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 5 वोल्ट दे रहा है लेकिन उसका खुद का रेजिस्टेंस 1 वोल्ट खा जाता है, तो हमें बाहर मिलता है सिर्फ 4 वोल्ट। समझ में आया? तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेल, जिसमें ये ईएमएफ जो है उसका वो है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट तो है, अभी उसका खुद का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, अगर ये पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो ऐसे जाएगा, तो ऐसे निकलेगा यहां से, तो करंट जो आई निकला होगा वही आई यहां से वापस आएगा, तो इस सेल, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया होगा? IR। तो ये जो E माइनस IR, लेट्स से कि IR की वैल्यू 1 वोल्ट आती है, तो 5 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट आपको मिला कितना? ये मिल गया 4 वोल्ट। तो यही है आपका टर्मिनल पोटेंशियल। टीपी लिखा है, तुषार पटेल नहीं है, टर्मिनल पोटेंशियल है। समझ में आया कि नहीं? तो टर्मिनल पोटेंशियल नाम से ही सब समझ जाता है, सेल के दो टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है ना, उसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। सेल के दो टर्मिनल पे हमने वोल्ट मीटर लगाया, मेजर कर लिया, वहां पे जो हमें पोटेंशियल मिला उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। वो कितना मिलेगा? हमने सेल के टर्मिनल पे चेक किया है, तो सेल का टर्मिनल को थोड़ी पता है कि वो पूरा का पूरा वो खुद दे रहा है या उसमें से कुछ खा के आ रहा है, तो वो तो उतना ही देगा जो एक्चुअली वहां से निकल रहा है। तो सेल के टर्मिनल पे जो निकलता है वही तो वो आपको दिखाएगा। सेल के दो टर्मिनल पे कितना दिखेगा? 4 वोल्ट। बट ये 4 आया कहां से? ईएमएफ माइनस IR से। तो आप याद रखिए, प्रैक्टिकल सेल में E और IR सबट्रैक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल मिलता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो आप याद रखिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल
टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इट इज नथिंग बट E माइनस IR, याद रखिएगा। अभी एक बात बताइए, ये सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सारा वैल्यू का खेल जाने दीजिए, ठीक है, इसको ही हम V बोल देते हैं। सेल ने कितना दिया, E दिया, उसके खुद के रेजिस्टेंस ने कितना खा लिया, IR खा लिया, तो सेल के दो टर्मिनल पे कितना मिला, V मिला। अभी ये जो V है वही पूरा का पूरा किसको मिला, इस R को मिला, तो इस R के अक्रॉस जो भी करंट जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर दोगे रेजिस्टेंस को, तो जो V मिलेगा वो और ये वो V सेम होगा। क्यों, सेल के दो टर्मिनल पे ही तो तुमने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, तो सेल के टर्मिनल से जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो कौन खा जाएगा, वो रेजिस्टेंस खुद खा जाएगा। तो ये और ये सेम होता है। कभी कभी तो आपको काम आ जाएगा ये, अभी शायद आप समझ भी ना पाओ कि इतना मैंने एग्जैजरेट करके क्यों इतना डिटेल में था, लेकिन मेरा काम है आपको इन डेप्थ पढ़ाना, फिर कब यूज हो कब नहीं वो बात की बात है, ठीक है। आई होप आपको समझा। एक बार सिंप्लिसिटी से एक बार रिवाइज कर लेते ना इसको। एक बात बताइए, ओ भाई आराम से, हाँ लुक हियर, तुम लोग इधर ध्यान दो। यहां पे सेल ने जो पोटेंशियल दिया वो कहलाता है कम ऑन EMF। ये रेजिस्टेंस सेल के बाहर है कि सेल के अंदर है, सेल के अंदर है, खाली डायग्राम में बाहर बनाया। इसने जो खा लिया वो है I इंटू स्मॉल r, तो EMF में से I इंटू स्मॉल r जो निकाल दिया तो बचेगा जो उसको बोलेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल। और यही टर्मिनल पोटेंशियल मतलब कि टर्मिनल पे जो आपको मिला, और ये टर्मिनल पे तो वही मिलता है जो टर्मिनल पे कनेक्ट करके ले लेता है, समझ में आया। टर्मिनल पे इसको रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है ना, तो रेजिस्टेंस के पास कितना होगा जो टर्मिनल पे मिला, तो ये V इज इक्वल टू E माइनस IR और V इज इक्वल टू IR, दोनों सेम होता है। आई होप कि आप लोग समझ पाए, ठीक है। तो आगे जाके आपको काम आएगा, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम है ड्रिफ्ट स्पीड। ये ड्रिफ्ट स्पीड अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, वैसे ना आप छोड़ दो करंट का चैप्टर, जब करंट हम नहीं भी पढ़ रहे थे, करंट फ्लो भी नहीं कर रहा ना, सेल नहीं लगा है, तो भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे खुद ना खुद ऐसा इधर उधर रैंडमली मूव करता रहता है। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर गया, किसी से टकराया, फिर इधर से इधर गया, फिर किसी से टकराया, फिर इधर आया, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये कंप्लीटली रैंडम मोशन है। आई होप कि आप समझ रहे हो, इसे कहते हैं रैंडम मोशन। बट यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हो और यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसा सीधा नहीं चले जाता, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी रैंडमली मूव करते करते आगे जाता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है उससे ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, या ऐसे बोलो कि ये नेगेटिव रिपेल कर रहा है, दोनों में से जो बोलना चलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा सीधा नहीं मूव करना चालू करेगा, इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था पहले ऐसा जाने वाला था, है कि नहीं, तो अभी इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, ठीक है। देखो सेम रास्ता चूज किया उसने, फिर इलेक्ट्रॉन जाने वाला था ऐसा, तो अभी इलेक्ट्रॉन वैसा ही जाएगा लेकिन थोड़ा सा आगे हो गया वो। अभी इलेक्ट्रॉन जाने वाला है ऐसा, तो वापस ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, है ना। अभी ये इलेक्ट्रॉन वापस ऐसे जाने वाला है, तो ये ऐसे जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आने वाला है, तो ये वापस नीचे ही आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गया ऐसे। अभी ये इलेक्ट्रॉन आगे ऐसे आने वाला है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन आगे आ गया। तो आप देखें कि नहीं कि हमारा इलेक्ट्रॉन पहले था यहाँ पे, अभी है यहाँ पे। ये अभी भी जो मोशन कर रहा था ना वही कर रहा है, लेकिन उसी मोशन में उसको ना थोड़ा सा ड्रैग मिल गया, ऐसे उसको यहां से यहां तक का ऐसा पुश मिल गया। नहीं समझे क्या? तो हमारा इलेक्ट्रॉन कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कैसे करता है, रैंडमली ट्रैवल करता है। कुछ सेल नहीं लगा है तो ऐसे अपनी जगह पर रैंडमली ट्रैवल करेगा। अरे तो करंट क्यों नहीं है? करंट इसलिए नहीं है क्योंकि अपनी ही जगह पे तो वो स्टैंडिंग है ना। अभी भी कहीं छोटा अगर आगे गया करंट पीछे बना, पीछे गया करंट आगे बना, कैंसिल हो जाता है ना भाई। ऊपर जाएगा नीचे करंट बनेगा, नीचे जाएगा ऊपर करंट बनेगा, अल्टीमेटली नेट करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऐसे इतने अमाउंट ऑफ करंट थोड़ी बनता है, उसमें कुछ नहीं बनता है, वो रैंडम मोशन है। इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली तो अपनी जगह पे ही रहा ना, समझ में आ गया। लेकिन जब आप उसको कोई नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल के बीच में रख देते हो
नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल के बीच में। अभी मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन जब आप 12th में आओगे ना तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगती है, और उसी फोर्स की वजह से जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू E, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये सब आपको एनटीएससी या कुछ फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो काम आएगा, मैंने सिर्फ आपको बता के रखा। बट अगर आपको नहीं पता ये, डोंट वरी, सिर्फ इतना याद रखो पॉजिटिविटी इस इलेक्ट्रॉन को खींचती है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ जाता है। लेकिन ऐसे नहीं जाता, वो ऐसा रैंडम मोशन करते करते आगे ड्रैग हो जाता है। और ये जो ड्रैग हो गया ना यहाँ पे, इसी को एक और नाम है ड्रिफ्ट। यस, तो उसी स्पीड को, जिस स्पीड से वो यहां से यहां गया, उससे हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, वीडी। समझ में आया कंसेप्ट क्या होता है? वापस एक बार बताता हूं, इलेक्ट्रॉन इधर फास्ट जाएगा, इधर फास्ट जाएगा, इधर फास्ट जाएगा, इधर फास्ट जाएगा, लेकिन ये स्पीड एक्चुअली हम नहीं गिनते। हम ऐसे 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 मूव कर करके यहां पहुंचा ना, तो यहां से यहां पहुंचने की जो ये ड्रिफ्ट करने की स्पीड है ना, उसे हम काउंट करते हैं करंट के लिए। यस, क्योंकि ये मोशन थोड़ी ना करंट दे रहा है, करंट इधर से इधर पहुंचा, उसकी वजह से करंट मिल रहा है, भले ना वो कैसे भी पहुंचा, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है कि नहीं? तो ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट करने की स्पीड होती है, जो रैंडम मोशन करते करते वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट कर लेता है। आई होप आपको समझा। अभी आपको इसका फॉर्मूला है नहीं सिलेबस में, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करें, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। समझ में आ गया? अभी हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ के बारे में। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ओहम्स लॉ। सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो होगा, ये डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो V2 माइनस V1, जिससे हम अगर V बोल दे, तो करंट कितना फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। नहीं समझा ना? मैं हूं ना भाई, सुनना। तो किसी भी वायर के दो पॉइंट के बीच में, किसी भी वायर के दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उतना ही करंट फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करंट, कम पोटेंशियल डिफरेंस कम करंट। ये डिफरेंस डिसाइड करता है कि कितना करंट फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर ले लीजिए और स्लोप ले लीजिए, ठीक है? तो ये जो स्लोप का डिफरेंस है ना, हाइट का डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पानी जो बह रहा है उसे हम कहते हैं करंट। समझ में आ गया? तो जितना ज्यादा ये हाइट का डिफरेंस, उतना ज्यादा पानी बहेगा। तो जितना ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही ज्यादा ये करंट फ्लो करेगा। अभी काफी सारी बुक में ना इसको V इज प्रोपोर्शनल टू I लिख के किया होता है, शायद आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे किया होगा, लेकिन मैं इसको सही मानता हूं। इसको क्यों सही मानता हूं वो भी मैं आपको समझाता हूं। आपको पता होना चाहिए कि असलियत में रीजन क्या होता है। तो करंट जो फ्लो किया ना, वो तभी फ्लो कर सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज नो करंट। करंट इसलिए फ्लो किया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बना क्योंकि करंट फ्लो हुआ। आई होप आप समझे। स्लोप था इसलिए पानी फ्लो हुआ, ना कि पानी फ्लो होने की वजह से स्लोप बना। नहीं समझा? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो V है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो एक्चुअली में इफेक्ट है, सॉरी वो एक्चुअली में कॉज है ना? क्योंकि वो होगा तो करंट फ्लो करेगा, वो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। आप अगर किसी भी रिमोट के अंदर, जैसे कि लेट्स से हमारे पास में ये रिमोट है, इस रिमोट के अंदर सेल जब डालते हो ना, तो ये सेल डालने की वजह से इस रिमोट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए उसमें करंट फ्लो होता है, ना कि सेल डालने की वजह से करंट। इसीलिए जब भी आप कोई सेल खरीदने जाओगे ना, लेट्स से कि ये छोटा सा सेल है, हम इसको खरीदने गए, तो इसके ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1.5 वोल्ट का है। समझ में आया? तो इसके ऊपर वोल्ट लिख के बेचते हैं, करंट लिख के नहीं बेचते। समझ में आया? करंट अभी मुझे बताओ, इसको थोड़ी 1.5 एम्पियर जितना करंट लगता है, इसको बहुत माइन्यूट करंट लगता है। तो याद रखिएगा कि हम सेल डालने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना यानी कि ईएमएफ देना। नहीं समझा? हम जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो वो हम ईएमएफ देते हैं, फिर जो उसके अंदर रेजिस्टर होगा वो उस पोटेंशियल को ड्रॉप कर देगा वापस, तो ये हो जाता है।
तो हम सेल से ये देते हैं, रजिस्टर ये कर देता है, और अल्टीमेटली जो हम देते हैं वो ये खा जाता है, बात खत्म, वही सर्किट कंप्लीट हो जाता है। एनी विच वेज, चलिए यहां पे सुनिए ध्यान से। तो व्हाट इज द कॉज? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द इफेक्ट? ये इफेक्ट है, नहीं समझे क्या? करंट जो है ना वो इफेक्ट है। छोटे से शब्दों में लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो इफेक्ट कितना होगा ना, ये डिपेंड करता है कि उसका कॉज कितना है। समझ में आया? मतलब कितना ज्यादा स्लोप है तो उतना ज्यादा पानी फ्लो करेगा, कितना कम स्लोप है तो उतना कम पानी फ्लो करेगा। मतलब कि कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा ना, कितना कम पोटेंशियल डिफरेंस है तो उतना कम करंट फ्लो करेगा, ना कि करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। समझ में आया? तो आई होप कि आप समझे कि इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉज। इफेक्ट डिपेंड्स ऑन कॉज। इतना इफेक्ट होगा अगर इतना कॉज होगा। समझे कि नहीं? इसलिए मैं यूजुअली आई इज प्रोपोर्शनल टू वी को लेता हूं, ना कि वी इज प्रोपोर्शनल टू आई को। बट कुछ बुक्स में लिया भी होता है तो इट्स ओके, इट डजंट मैटर एट ऑल। थोड़ा सा फर्क हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो आई को आई ही ले लीजिए, वी को वी ले लीजिए। प्रोपोर्शनलिटी को तोड़िए, दो चीजें मिलती है हमें जब प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ते हैं। वैसे प्रोपोर्शनलिटी क्या सिग्निफाई करता है पता है? ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि दोनों सामने सामने है। एक सामने हो और एक नीचे हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है ना, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/b आते हैं बाजू में। तो अभी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वी बढ़ेगा आई बढ़ेगा, वी कम होगा आई कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट कम हो जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी से हमें ये नहीं पता चलता कि कितने पोटेंशियल के बढ़ने से कितना करंट बढ़ा या कितने पोटेंशियल के कम होने से कितने टाइम्स करंट कम हुआ। तो इसलिए इक्वल टू जो एग्जैक्ट बोलता है, इतने इक्वल हम बोलते हैं ना, इज इक्वल्स टू, इतने इक्वल में, और ये कांस्टेंट टाइम्स। अभी यहां पे जो हमें कांस्टेंट है ना 1/r है। अगर आप v इज प्रोपोर्शनल टू i लिखते उल्टा तो यहाँ पे कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट r आ जाता। तो अभी आप इससे समझ सकते हो कि इक्वेशन बन गई i इज, कम ऑन गाइस प्लीज टेल मी, i इज v बाई r। ठीक है, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके भी तो लिख सकते हैं। तो i को इधर आने दो, अरे r को इधर आने दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, v इक्वल्स टू आई आर। इसी तरह से एक और बार इसको रीअरेंज करके लिखते ना, तो r को इधर आने दो, i को नीचे ले लो, तो r इज इक्वल टू v बाई आई। समझे क्या? समझ में आया कि नहीं गाइस? तो ये इतना आसान है। अभी इतना पढ़ाना ना इनकम्प्लीट पढ़ाना हो जाता है, सब बता दे देना, लेकिन यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस है। करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसमें प्रोपोर्शनलिटी टूट के जो आता है ना, ये इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है ये? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप पूरा लिखिएगा प्लीज, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे याद नहीं रखना है, आपको लिख के याद रखना है। प्लीज मेक अ ब्यूटीफुल नोट्स, इतनी डिटेल में बनाइए कि आप 12th में भी इसको रिवाइज कर पाओ, क्योंकि दिस इज देयर इन 12th स्टैंडर्ड यार। सो इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करो करंट कम होगा। रेजिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता। इस टर्म का नाम क्या है? रेजिस्टेंस, जिसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसका ग्रुपिंग क्या होता है, सीरीज पर, एवरीथिंग। नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी अ लिट, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन। तो ये R जो है रेजिस्टेंस है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई ये देखो, V इज इक्वल टू आई आर। V बढ़ेगा I बढ़ेगा, R को फर्क नहीं पड़ता। I कम होगा V कम होगा, R को फर्क नहीं पड़ता। मतलब R इज नेवर गोइंग टू चेंज फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। समझ में आया? जब तक वो मटेरियल सेम है, वो डिवाइस सेम है, तब तक R सेम रहने वाला है। R क्या है, कैसा है, ये सब कुछ हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद में, मतलब अगले वीडियो में। लेकिन आपको समझ में आया, ये R इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये R जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू V बाई आई। तो V बाई आई इज कांस्टेंट, तो V बाई आई, V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। ये इक्वेशन भी लिख सकते हो आप, या तो फिर सिंपल सा लिख सकते हो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। आप इनमें से जो यूज करना ना वो कर सकते हो। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ऐसी इक्वेशन की, बट वो आई कैसे, आई होप आप लोग समझ पाए इस चीज को, है कि नहीं? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी बात ये है, ये कब फॉलो होता है, तो उसका कंडीशन है, पहले
कि जहां पे आप ये प्रूफ करो ना कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे करंट कम करेगा, तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या कांस्टेंट रहना चाहिए बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। दूसरा क्या कांस्टेंट रहना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। सेकंड थिंग विच मस्ट बी कांस्टेंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को सेम ही रहना पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या, ये बराबर से लिख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या? लेंथ नहीं बदल, आप जब वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट कम कर रहे हो, वोल्टेज कम कर रहे हो, वोल्टेज जो भी कर रहे हो, मतलब हमारा वायर का लेंथ बढ़ाना कम करना नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना कम करना नहीं है, मटेरियल चेंज करके उस पर वोल्टेज बढ़ा के ट्राई नहीं करना है। सेम मटेरियल, सेम लेंथ वाला वायर, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला वायर, उसी के ऊपर आप वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो अपने आप करंट बढ़ जाएगा। अगर बाहर टेम्परेचर भी सेम है तो समझ में आया, और वोल्टेज कम करोगे तो करंट भी कम हो जाएगा। सो current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor given that temperature of the surrounding and physical properties must be same, must kept same, ऐसा करके आप लिख सकते हो। सो ये है आपका ओहम्स लॉ के बारे में, जिसमें मार के बारे में अभी अगले लेक्चर में एकदम डिटेल में पढ़ने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझा है। प्लीज इसकी बहुत अच्छे से नोट्स बनाएगा। जितना डिटेल में आप नोट्स बनाओगे ना, उतना ही आप लोगों के लिए फ्यूचर में पढ़ना, रिवाइज करना, एग्जाम के टाइम पे पढ़ना इजी हो जाता है। सो ध्यान से लिख लीजिए सब कुछ अच्छे से एकदम, और प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा अगली वीडियो में आने से पहले। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैं 9, 10, 11, 12 IDJ नीट इन सब के लिए सारा का सारा कंटेंट डालने वाला हूँ ताकि आप मिस ना कर पाओ। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाने वाला कंटेंट नहीं, मैं आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाए इस तरीके के भी काफी सारे वीडियोस डालने वाला हूं, जैसे कि एरिया ऑफ द सर्कल कैसे बना, है ना, ट्रायंगल से एरिया ऑफ द सर्कल डिराइव किया, देख लो, इसी चैनल के ऊपर वीडियो है, यहाँ पे आपको एंड में दिखेगा भी और अभी आई बटन पे भी दिख रहा होगा। फिर यूनिवर्स कैसे बना है, हाँ, ये सारे के सारे खूबसूरत से वीडियो है। ये स्लिंग शॉट क्या होता है, ये वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के ऊपर इतना डिटेल में और इतने अच्छे से सिखाने वाला हूँ कि यू वॉन्ट हैव एनी ऑप्शन, आपको फिजिक्स से मोहब्बत करनी पड़ेगी। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। भाई क्या कर रहे हैं यार तू?